हाँ जी। ये सीड इसका आया सितंबर 2013 में मलेशिया में फर्स्ट वर्ल्ड का हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ, और इस कारण से हमारे देश की परिस्थिति ऐसे बन गई कि भारत के व्यापारियों को एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लेना तो अनिवार्य ही है, लेकिन उसके साथ में वो प्रोडक्ट मुस्लिम ने परचेस करना चाहिए या मुस्लिम देश में आपको भेजना होगा, तो आपको अलग से हलाल का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेशन मदरसा करेगा। वो आपसे करीब 60,000 रुपये तक फीस लेगा 1 साल के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि आज हल्दीराम है, तो हल्दीराम के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो हलाल सर्टिफिकेशन हल्दीराम को नहीं मिलेगा। हलाल सर्टिफिकेशन हल्दीराम की जो बीकानेरी सेब है उसको अलग लेना पड़ेगा, डाइट चिवड़ा को अलग लेना पड़ेगा। तो आपको सारे स्टाफ को निकाल करके वहां पर मुस्लिम स्टाफ अपॉइंट करना होगा, और आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन को हलाल सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी आप हमको हलाल सप्लाई कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ही टिके का पॉडकास्ट चैनल, और यहाँ पर हम देश और दुनिया के जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उन पर बात करते रहते हैं। और आज इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं जो कि एक ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर हमसे बात करेंगे जिसको जानना पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली हमारे एक मित्र हैं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, उनका कार्य आप सभी जानते ही होंगे। तो उनके संपर्क के थ्रू हम इनके संपर्क में आए। इनका नाम मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको इनकी एक ये पुस्तक इन्होंने मुझे दी है, इसको आप देखिए। इस पर फ्रंट पेज में ही लिखा हुआ है, अटैक ऑन द इंडियन इकोनॉमी, हलाल जिहाद। इनका मैं आपको परिचय कराता हूँ। ये हैं रमेश शिंदे जी, और हिंदू जनजागृति समिति, इसके ये नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। प्रश्न मेरा, देखिए, ये कोई ऐसा कोई इंटरव्यू की तरह नहीं है, ये एक पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमारा जो औचित्य रहता है इस पॉडकास्ट को करने का, वो ये रहता है कि किसी भी इशू को हम रूट से जानें, जड़ से जानें। और आप एक ऐसे मुद्दे पर काम कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल तो है। अब आपकी पुस्तक पर लिखा हुआ है, अटैक ऑन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आक्रमण, और नीचे लिखा हुआ है बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, हलाल जिहाद। आजकल चुनावों का माहौल है, मोदी जी ने इस प्रकार की बातें की हैं, वोट जिहाद जैसे जो स्लोगन्स हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगे हैं। उसके बाद मोदी जी ने भी उनको उद्धृत किया है। ऐसे में हलाल जिहाद क्या है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। जी देखिए, मूलतः जिहाद को लेकर के, क्योंकि पहला मुद्दा तो यही आता है कि इसको जिहाद से क्यों जोड़ा गया। तो अभी जैसे इस मुद्दे को जैसे हम देखते हैं कि वोट के लिए जिहाद करो, ये भाषण बीच में दिया गया कांग्रेस के उम्मीदवार की ओर से। फिर हमने देखा कि जगह जगह पर लैंड जो है वो वक्फ एक्ट के द्वारा कब्जाई जा रही है जी। उसको लैंड जिहाद का नाम दे दिया गया। अभी कल परसों हमने देखा कि उत्तराखंड में जंगल जिस तरीके से जलाए गए, उसको फॉरेस्ट जिहाद का नाम दे दिया गया। जब मुस्लिम कम्युनिटी इसे कहती है कि जिहाद जो है वो हमारे लिए एक संघर्ष है, और ये संघर्ष का मुद्दा है। अब इसमें बहुत बड़ा एक जिसको हम कहेंगे कि विवाद ये है कि भारत में रहने वाले मुसलमान जो है वो कहते हैं कि हम अपने अंदर जो बुराइयां है उनसे लड़ने को भी जिहाद कहते हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन जो कर रहा था वो भी तो उसको जिहादी कह रहा था। आज इंडियन मुजाहिदीन जो कर रही थी उसको भी वो जिहादी कह रही थी। जितने सारे लोग हैं वो हरी कलर की किताब लेकर के, हाथ में दूसरे हाथ में बंदूकें लेकर के, यदि वो उसको जिहाद का नाम दे तो ये हमारे लिए भी स्पष्ट नहीं है कि ये संघर्ष क्या है। लेकिन निश्चित रूप से ये है कि ये किसी ना किसी तरीके का युद्ध से संबंधित है, संघर्ष से संबंधित है। तो अटैक के विभिन्न तरीके होते हैं। सामने से जब अटैक होता है तो जिसे हम कहेंगे कि डायरेक्टली इन्फेंट्री का वॉर है आपका, तो युद्ध के द्वारा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी छुपी चीज़ें होती है कि जिनको
आप सामने से नहीं जान सकते हैं। आज जैसे हम इकोनॉमी की बात करें तो भारत का बजट क्या होता है ये 99% भारत का नागरिक देखता ही नहीं है जी। भारत में जो सामान खरीदने के लिए लोग जाते हैं 99% वो एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते हैं जी। तो उसके द्वारा हलाल इकोनॉमी को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है उस अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि उसे अब $4 ट्रिलियन तक वो लेकर के आए हैं। उनका सपना ये है कि 2025 तक ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ऐसे परिस्थिति में यदि पैरेलल इकोनॉमी भारत में चले तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जिहाद है हमारी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध, हमारे इकोनॉमी के विरुद्ध। और इसलिए मैंने उसे हलाल जिहाद के नाम से ये किया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के आधार पर भारत की इकोनॉमी को रोकने का या उसको डाइवर्ट करने का जो प्रयास चल रहा है वो है हलाल जिहाद। तो इसमें आपने जो शब्द प्रयोग किया है पैरेलल इकोनॉमी, जी, पैरेलल इकोनॉमी जितना मेरी समझ कहती है, एक होती है हमारी वाइट इकोनॉमी, करेक्ट, एक ब्लैक इकोनॉमी हो जाती है, उसको भी पैरेलल इकोनॉमी बोला जाता है। जी। तो ये जो हलाल इकोनॉमी जिसको हम बोल रहे हैं या फिर हलाल जिहाद जिसको बोला जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे आप बता रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, करेक्ट, राइट? तो जो हलाल इकोनॉमी वो ब्लैक का पार्ट बनती है या वो वाइट में चल रहा है? जी, देखिए ये जो इकोनॉमी है ये अपेरेंटली तो दिखती है कि ये वाइट इकोनॉमी है, लेकिन ये जो इकोनॉमी है ये भारत के अंदर ही एक तो है कि सरकार का इनकम है और दूसरा ये है कि एक प्राइवेट स्तर का इनकम है। आज कुछ संस्थाएं मिलकर के भारत के व्यापारियों से हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पैसा जमा कर रही है और इसका प्रारंभ कुछ संस्थाएं भारत में ये जो प्रारंभ हुआ उसका मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। 2010 में भारत में इस्लामिक बैंक का प्रारंभ हुआ। 2010 उस समय पे रघुराम राजन रिजर्व बैंक के RBI के गवर्नर थे, ठीक है। उन्होंने मान्यता दे दी, केरला में उसके ब्रांचेस खुल गए। और इस्लाम में हम जानते हैं कि जैसे हलाल और हराम शब्द आते हैं जी, तो उसमें जैसे किसी चीज कौन सी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है, कौन सी चीज़ खा सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं पी सकते हैं, ये जैसे है वैसे ही बैंक से इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना, यह हराम माना गया है। बिल्कुल। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि बैंकिंग का सारा प्रिंसिपल किसके आधार पर चलता है कि जब आप पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको मान लीजिए कि 5% 6% इंटरेस्ट मिलता है और उसी के लिए सामान्य लोग रखते हैं। लेकिन बैंक उसके द्वारा पैसे कैसे कमाते? तो बैंक यही पैसा बिजनेसमैन को देती है और उनके पास से 8-9% हाउसिंग लोन, कार लोन, अलग अलग तरीके के लोन हैं और उनके द्वारा वो पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। तो 8%, 9%, 10% के द्वारा बैंक लोन देती है और उससे जो इनकम होता है वो सामान्य लोग जिनका पैसा है उनको 5 से 6% देती है जी। इन बिटवीन जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट है। ठीक है। अब इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट लेने का ही मना है, ना तो इंटरेस्ट ले सकते हैं ना तो इंटरेस्ट दे सकते हैं, दोनों को हराम माना गया है। तो सवाल ये आता है कि फिर यदि आपको पता चले कि कल आपके बगल में इस्लामिक बैंक का ब्रांच खुल गया और वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है तो क्या आप आपका पैसा रखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कोई नहीं रखेगा जी। तो फिर वहां पर पैसा कहां से जाता था? तो ये जो है कि हर मुस्लिम की एक ड्यूटी होती है कि जैसे उसने नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज को जाना चाहिए, वैसे ही उसने ज़कात देनी चाहिए। कितना प्रतिशत होता है? 6% उनकी आय का देना होता है। ओके। ये विदाउट इंटरेस्ट पैसा आता है और ये पैसा जो है वो मुस्लिम युवाओं को दिया जाता है उनकी बिजनेस में लगाने के लिए। तो विदाउट इंटरेस्ट आता है, विदाउट इंटरेस्ट दिया जाता है। इस तरीके से एक पैरेलल इकोनॉमी को भारत में बनाने का प्रयास चालू हुआ। इसे जब इसके बारे में कुछ आक्षेप आए, कुछ विवाद हुए तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके विरुद्ध याचिका, जनहित याचिका दायर की कि भारत यदि संविधान के रूप से सेक्युलर है तो यहाँ पर इस्लाम के आधार पर बैंक कैसे चल रहा है? कोई भी बैंक भारत में चले वो RBI के गाइडलाइंस पर चलना चाहिए। इस्लाम के गाइडलाइंस पर बैंक चलेगा तो कैसे होगा? बिल्कुल। इसलिए उन्होंने इसे अपोज किया और जब ये अपोज हुआ तो उसके बाद में हमारे कोर्ट्स ने ये कहा कि इस्लामिक बैंक भारत में फंक्शन नहीं कर सकता है और करना होगा तो RBI के गाइडलाइन से करना होगा। तो इस्लामिक बैंक तो भारत में बंद हुआ। बिल्कुल। लेकिन उनका सपना ये था कि अब हमारी पॉपुलेशन
250 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। एक सेकंड, ये बंद कब हुआ है? 2013 में। जी, कंटिन्यू प्लीज। तो 2013 में जब इस्लामिक बैंक भारत में बंद हुआ तो उस समय पे ये प्रश्न उनके मन में आ गया कि अब तक जो हम कर रहे थे, मनी ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अब इसको किस तरीके से कर सकते, क्योंकि बैंक तो बंद हो गया। तो उन्होंने इसे कंज्यूमर इकोनॉमी के अंदर लाया कि जैसे हर व्यक्ति है उसको एज अ ग्राहक, हमें कंज्यूमर कोर्ट है हमारे यहाँ पर, ग्राहक अधिकार होते हैं, कानून है हमारे यहाँ पर, तो ग्राहक को अपनी मनपसंद चीज़ लेने का अधिकार है, उसके लिए पैसे खर्च करने का अधिकार है। तो उन चीज़ों में उन्होंने इसी कंज्यूमरिज्म के अंदर एक प्रयास किया कि यदि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे धर्म में लिखा गया है कि मैंने जो भी चीज़ लेनी है वो हलाल लेनी है, तो फिर उसके लिए मुझे वो हलाल चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में कोई भी इंटरनेट पर सर्च करेगा तो वहाँ का ग्रैंड मुफ्ती है जिसका नाम है मुस्तफ़ा सेरिक जी, उसने ये कहा, उसने कॉल दिया कि अब आप 26/11 के हमले के द्वारा या 7/11 के हमले के द्वारा आप किसी देश पर राज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप आतंकवाद करने का प्रयास करेंगे तो हर देश में अब वेपन सिस्टम बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। बिल्कुल। उन्होंने हमला किया तो पूरा अफगानिस्तान जला दिया गया, इराक जला दिया गया। तो ये जो कंडीशन है, अब इस माध्यम से आप नहीं जा सकते हैं। आपको यदि पूरे विश्व पर राज करना है तो अमेरिका क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो आप हलाल इकोनॉमी को डेवलप कीजिए और फिर हम पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे। तो मूल तो वही है उनका गजवाए हिंद का जो सपना है, तो वही सपना लेकर के उन्होंने इसको चालू किया। और ये आप बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान से इसका जो बेसिक थॉट, जिसे हम सीड कहते हैं, जिसे हम बीज कहते हैं, ये उस मौलाना ने पहली बार ओपनली कहा, लेकिन ये सीड जो चालू हुआ, ये सीड इसका आया सितंबर 2013 में मलेशिया में फर्स्ट वर्ल्ड का हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ। और ये जो वर्ल्ड का हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें मलेशिया ने उसके अंदर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और पूरे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे विश्व के 57 मुस्लिम देश है तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बिल्कुल। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आज के बाद हर देश ने कानून करना है कि आपको यदि कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो पहले उसके लिए हलाल पूछिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम देश है कि जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर भेजनी है तो वो पहले हलाल सर्टिफाई होनी चाहिए और उसके लिए हलाल प्रमाणित का उसके ऊपर स्टैंप होगा, तभी आप उस चीज़ को विदेश में भेज सकते हैं जी। तो ये जो है ये 2013 से ये चीज़ चालू हो गई। भारत में उन्होंने इसका जिम्मा जमीयत उलेमा हिंद को दे दिया, फिर कालांतर में जमीयत उलेमा महाराष्ट्र चालू हुआ और फिर हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया चालू हुआ। तो ऐसे कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने अपने आप को कहा कि हमें हलाल सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी है और हम हलाल सर्टिफिकेट देंगे, और ये प्राइवेट लेवल पर एक सर्टिफिकेशन भारत में चालू हुआ। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित नहीं है, इसके अंदर भारत सरकार का कोई परमिशन नहीं है, भारत सरकार के द्वारा ये कोई प्रमाणित नहीं किया गया है। और मूल बात इसकी आती है कि देखिए आज आपको ड्राइविंग स्कूल खोलने का अधिकार है, अच्छे से ड्राइविंग सिखाने का अधिकार है, लेकिन ड्राइविंग का लाइसेंस देने का अधिकार भारत सरकार को है। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देने का अधिकार आपको नहीं है, वैसे ही फूड लाइसेंस देने का अधिकार भी भारत सरकार को है। उसके लिए आप अलग से सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको FSSAI का सिंबल मिलता है। FSSAI ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ये जिस प्रकार से सर्टिफिकेशन देता है, हर प्रोडक्ट के पीछे वो इंग्रेडिएंट्स लिखता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, वो उसके परसेंटेज क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, हर चीज़ को। और FSSAI का सर्टिफिकेशन जो है वो विश्व के 192 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है। इसके बावजूद जिस प्रोडक्ट को FSSAI ने शाकाहारी है, पूर्णतः शाकाहारी है ऐसे डिक्लेयर किया है, जिस प्रोडक्ट के बारे में ये कहा है कि इसके अंदर कोई मांस से संबंधित ना तो इमल्सिफायर है, ना प्रिजर्वेटिव है, ना उसमें और कोई चीज़ है, तो इसमें से कोई भी चीज़ यदि उसके अंदर नहीं है तो इसका मुद्दा तो ये बहुत स्पष्ट है कि वो शाकाहारी है। लेकिन उसके बाद में
कोई मुस्लिम मौलाना और कोई मदरसा आकर के कहेगा नहीं मेरा भारत सरकार के सर्टिफिकेट के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अपना सर्टिफिकेट दे दूंगा और मैं ये जांचने का प्रयास करूंगा कि उसके अंदर ये सर्टिफिकेट या ये जो प्रोडक्ट है ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसके अंदर सूअर का मांस तो नहीं है कहीं पर। अरे भाई, जब भारत सरकार के एक अत्याधुनिक लैबोरेटरी ने जांच करके उसके परसेंटेज लिखे हैं, उसको शाकाहारी का ग्रीन डॉट का सिंबल दिया है, तो फिर मुझे पता नहीं है कि इस मदरसा के कौन से मौलाना है कि जो अल्ट्रा साइंटिस्ट हमारे देश में बने हुए हैं और जो कह रहे हैं कि नहीं भारत सरकार के सर्टिफिकेट के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, हम अपना सर्टिफिकेट देंगे और उसके लिए मौलाना सर्टिफाई करेंगे। तो ये मौलानाओं द्वारा सर्टिफिकेशन का नया व्यवस्था हमारे देश में आ गया और इस कारण से पिछले करीब 10 सालों से जी, और इस कारण से हमारे देश की परिस्थिति ऐसे बन गई कि भारत के व्यापारियों को FSSAI का सर्टिफिकेट लेना तो अनिवार्य ही है, लेकिन उसके साथ में वो प्रोडक्ट मुस्लिम ने परचेस करना चाहिए या मुस्लिम देश में आपको भेजना होगा तो आपको अलग से हलाल का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेशन मदरसा करेगा और वो रिलीजियस है इसके लिए फ्री में नहीं करेगा, वो आपसे करीब 60,000 रुपये तक फीस लेगा 1 साल के लिए एक प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो चीजें हुई तो इस माध्यम से भारत करेंगे कितना पैसा, अराउंड 60,000 रुपीज हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग पर सर्टिफिकेट पर प्रोडक्ट। तो जैसे मान लीजिए कि आज हल्दीराम है तो हल्दीराम के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो हलाल सर्टिफिकेशन हल्दीराम को नहीं मिलेगा। हलाल सर्टिफिकेशन हल्दीराम की जो बीकानेरी सेब है उसको अलग लेना पड़ेगा, डाइट चिवड़ा को अलग लेना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो उनका जो भी आइटनरी है जितने भी है हर एक के लिए आपको अलग सर्टिफिकेशन SKUs जितने भी हैं सबके लिए अलग है और उसमें भी वो 1 ही साल के लिए रहेगा, अगले साल फिर आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। वाह। और इसके साथ ये तो शुरुआत में उन्होंने यहाँ से चालू किया। अब इसमें समस्या कहाँ पर आती है, जैसे हल्दीराम मान लीजिए कि ये 3 से 5 करोड़ रुपया हलाल सर्टिफिकेट पर खर्च कर रहा है, मान लीजिए। अब वो उसको वसूलने के लिए कुछ तो करेगा जी, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपने पॉकेट से तो कोई पैसा देगा नहीं, लेकिन जब ये पैसा देगा या उसको वसूलने के लिए कुछ करेगा तो वो क्या करेगा, हर पैकेट के ऊपर वो 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाएगा कि भाई मैंने हलाल के लिए दिया है तो मुझे वसूलना है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि हल्दीराम का 90% ग्राहक हिंदू समाज है, तो जो हर पैकेट के ऊपर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ गया वो भरने वाला हिंदू समाज है। तो हलाल का हिंदुओं के जीवन में कोई स्थान नहीं है, ना हिंदू समाज ने उसकी डिमांड की है, ना हमारे लिए हलाल का कोई मायने रखता है। लेकिन हलाल के लिए जो पैसा हल्दीराम भर रहा है उसकी जो भरपाई है वो हिंदू समाज कर रहा है, अनवांटेडली उसके पॉकेट से हलाल का पैसा जा रहा है। बट इसमें फिर प्रश्न तो ये भी आ जाएगा ना कि देखिए हल्दीराम को किसी ने मजबूर नहीं किया या फिर कोई मजबूरी है उनकी। करेक्ट, क्या मजबूरी है, क्योंकि आप बता रहे हैं 3 से 5 करोड़ रुपए यदि एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए जिसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई औचित्य नहीं है, कोई है। और एक प्राइवेट संस्था यदि मजबूर कर रही है एक प्राइवेट कंपनी को, वो भी इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी को, और ऐसी सैकड़ों हैं, तो कोई ना कोई कंपनी को भी पॉइंट दिख रहा होगा। इसका मतलब यही है कि जो लोगों तक मैसेजिंग है, जो मुस्लिम कम्युनिटी तक मैसेजिंग है, पहले वो की गई होगी, राइट? नहीं, मैं आपको इसका उदाहरण ही बताता हूँ जी। जैसे कि ये किस तरीके से हमारे व्यापारियों को इस जाल में लाते हैं। मैं इसको कहूँगा कि औरंगजेब के समय पर एक जजिया टैक्स होता था कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम राज सत्ता में आपको रहना है, हिंदू रहना है तो आपको टैक्स देना होगा। यही टैक्स है कि जो भारत के व्यापारी आज भर रहे हैं, और इसमें हमारे कार्यकर्ता है, उनका परफ्यूम का बिजनेस है, तो उनके पास ये हलाल वाले पहुंच गए, जमीयत उलेमा हिंद के बंदे। अच्छा। और उनको ये कहा गया कि आप हमसे हलाल सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि उससे मुझे क्या लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको तो 60,000 रुपया देने हैं इसके लिए, लेकिन यदि आप हमारा हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं तो हमारे विश्व के 90 शरिया बोर्ड्स के साथ कॉन्टैक्ट है, तो हम हर शरिया बोर्ड को बताएंगे कि यदि आपको कोई भी परफ्यूम लेना है तो ये वाला लीजिए क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड है।
तो आप मान लीजिए कि 1 करोड़ ग्राहक ने आपका एक एक शीशी ले लिया और एक शीशी के पीछे आपको 1 रुपया ही प्रॉफिट मिला, तो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन 1 करोड़ रुपया हो गया। तो 60,000 में यदि आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो आपको इसको लेने में क्या हर्ज है? ये एक रियल एग्जाम्पल है। ये एक रियल एग्जाम्पल है। और इसमें वो अभी अपने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ना तो मुझे आपका प्रॉफिट चाहिए, ना तो मुझे आपकी इनकम चाहिए, जो मिल रहा है उसके अंदर मैं भगवान के दया से खुश हूँ, मुझे आपका हलाल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन इन बातों को यदि हम देखेंगे, दूसरा मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। मुंबई के अंदर हयात नाम से 5 स्टार होटल है जी। ये जो होटल है इसका सप्लायर जो था वो एक समय पे हिंदू था, जो हर महीना कम से कम 30 लाख का मटेरियल जो है वो हयात होटल को सप्लाई करता था। ये ओरिजिनली हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बंदा था। उसे हयात होटल ने मैसेज भेजा कि भाई अभी हमने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया हमारे होटल के लिए जी। तो इसलिए अभी आपको क्या करना होगा, तो आपको सारे स्टाफ को निकाल करके वहाँ पर मुस्लिम स्टाफ अपॉइंट करना होगा और आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन को हलाल सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी आप हमको हलाल सप्लाई कर पाओगे। क्योंकि हलाल का बेसिक रूल ये है कि हलाल सिर्फ मुस्लिम कर सकता है। तो इस कारण से उनको हलाल के लिए ये रूल बताया गया। नहीं, बट पूरे होटल के अंदर ही मुस्लिम एम्प्लॉइज होंगे या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस? ये जो मटेरियल जो वहां पर खान पान की जो चीजें वहां पर जाएगी वो सप्लाई उनका था। तो उनको ये कहा गया कि आपको सारे स्टाफ में मुस्लिम लाने होंगे और दूसरी बात आपको ये करनी होगी कि फिर आपको हलाल सर्टिफिकेट आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेना होगा। तो उन्होंने कहा कि भाड़ में जाओ, मेरा बिजनेस बंद हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे बोलने वाले कितने लोग हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अधिक से अधिक हिंदू व्यापारी या जो भी इसके अंदर इस जाल में फंसते हैं वो इसीलिए फंसते हैं कि सबको लगता है कि भाई ये 60,000 रुपया देकर के मुझे इतना बड़ा 20 करोड़ आज मुस्लिम आबादी है, इतना बड़ा यदि कम्युनिटी ग्राहक करके मिलने वाला है, तो फिर उसके लिए 60,000 रुपये देने में क्या समस्या है? बट सर एक प्रश्न तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा ना कि देखिए 2013 में हम बात कर रहे हैं कि ये संस्थाएं बनी है, जमीयत उलेमाए हिंद, एंड आई थिंक संस्था ये पुरानी है, बट ये सर्टिफिकेशन इसने 2013 से देना आरंभ किया है। पॉइंट यहाँ पर ये आ जाएगा ना कि कंपनी को भी अब वो 20 करोड़ मुसलमान दिख रहा है जी। उस मुसलमान के भीतर ये मैसेजिंग कैसी है कि आपको सिर्फ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही लेना है? ये 20 करोड़ लोगों तक मैसेजिंग इतनी जल्दी दे देना, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे इन्होंने अचीव किया है। ये जब हलाल इकोनॉमी का, जैसे मैंने कहा कि मुस्तफ़ा सरीक का एक कॉल सबके लिए आ गया कि आपको अपनी इकोनॉमी जनरेट करनी है तो उसे हलाल इकोनॉमी के रूप में जनरेट कीजिए। तो एक तो हम जानते हैं कि इनका मैसेजिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हर मस्जिद से और हर जगह से, आज आप चुनाव के दरमियान भी देख रहे हैं कि वहां पर सारे मौलाना जो है जी। वो कुरान की बातें छोड़कर के आपने किसको वोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो हलाल के बारे में एक तो पहली बात तो ये है कि हलाल जो है तो वो उनके लिए एक प्योर चीज है, या हलाल जिसको वो कहते हैं कि भाई एक प्रोसेस है उसका, कि नॉर्मली एक मीट जो होता है उसकी जो प्रोसेस होती है जी, तो इसके 4 रूल्स है हलाल के बारे में जी। तो ये जो मीट बनता है इसके 4 रूल्स में पहला आता है कि हलाल करने वाला सिर्फ मुस्लिम हो सकता है। ओके। दूसरा आता है कि जिस पशु को हलाल करने वाले हैं उसकी गर्दन मक्का के दिशा में करनी चाहिए जी। तीसरा रूल आता है कि एक कलमा बोलना चाहिए उन्होंने सबसे पहले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर चौथा है कि छुरी से, गले से, सामने से फूड पाइप, विंड पाइप और जुगुलर वेन्स, इनको उन्होंने एक ही घाव में कट करना है। सारा ब्लड जो है, ब्लड को हराम माना जाता है, इसलिए पूरा ब्लड बहना चाहिए और फिर जो बचेगा मांस उसे हलाल कहा जाता है जी। तो हलाल और हराम ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ही ये आता है कि कौन सी चीज़ उन्होंने खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, उसकी प्रोसेस है इन सब चीज़ों में। अब इसको जब हलाल इकोनॉमी के रूप में लेके जाना था, हलाल तो पहले से था ही उनका, बिल्कुल, तो मतलब लोगों को तो ऐसा कोई नई चीज़ लगी नहीं इसमें, लेकिन जब इसको इकोनॉमी के लेवल पर लेके जाना चाहिए था तो उन्होंने ये प्रयास किया
कि अब बाकी चीजें तो कोई उनके बुक में कहीं पर लिखी नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने नियम बनाना चालू कर दिया। जैसे जमीयत उलेमा हिंद का सर्टिफिकेट होगा तो ही हलाल माना जाएगा, उनका सिंबल होगा तो ही, हलाल काउंसिल का सिंबल होगा तो ही माना जाएगा। तो उनको ये इस मजहब का आधार दे करके बताया गया कि आपने हलाल चीज खानी है और उसके लिए आपको ये चीजें करनी है। तो इन माध्यमों से धीरे धीरे हलाल का जो प्रमोशन है बहुत बड़ी मात्रा में हो गया। आज भी आप किसी भी होटल वाले से पूछिए, किसी भी रेस्टोरेंट वाले से पूछिए, किसी भी जगह पर जाकर के पूछिए कि कभी भी मुस्लिम वहां पर आएगा तो सबसे पहले वो पूछेगा यहाँ हलाल है या क्या है। तो ये इतना बड़ा, हमारे हिंदू तो कभी पूछते ही नहीं है। बिकॉज क्या है कि अब जैसे मैं थोड़ा पुराने समय में याद करूँगा, गाँव में क्या होता था, मुसलमान रह रहा है, हिंदू रह रहा है, एंड मुसलमान को पता है कि भाई मुझे यहाँ से मीट लेना, ये हलाल वाला है, वो अपना ले लेता था, है ना, इसी तरीके से होता था जी। और जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, उससे हिंदू ले लेता था जी। या फिर वो उस हिंदू को वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, हलाल से भी उसको उस तरीके की प्रॉब्लम मैंने तो नहीं देखी है। पॉइंट फिर ये आ जाता है ना कि देखिए ये मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग मुझे लगती है, क्योंकि 20 करोड़ की कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज कि मुझे हलाल सर्टिफाइड ही लेना है। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर जो है फ्राइडे प्रेयर्स जो होती हैं, फ्राइडे मीटिंग्स जो होती हैं नमाज के समय की, उनका भी प्रयोग किया गया होगा इस मैसेजिंग के लिए? डेफिनेटली किया, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी जब कहीं पर जाकर के पहला पूछता है कि यहाँ पर हलाल है या क्या है, तो इससे ये सामने आता है कि भाई जब तक इतना अवेयरनेस नहीं होगा, राइट, तब तक तो ये बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल कि वो कहने के लिए पहले ये है कि नहीं, ये पहले हलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा वहां पर। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब इतनी बड़ी मात्रा में डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली सप्लाई भी तो करना है, वो करने वाले होंगे ही वहां पर। तो हर मुस्लिम जो है वहां पर आकर के पूछना चालू। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे आज मैकडोनाल्ड्स 100% हलाल सर्टिफाई है, ऐसे वो स्वयं डिक्लेयर कर रहा है। आज आप यदि देखेंगे तो मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट 100% हलाल सर्टिफाइड है, लेकिन इसमें मैकडोनाल्ड में जाने वाला मुस्लिम कस्टमर कितना परसेंटेज है? मुश्किल से 5% होगा, मुश्किल से 6% होगा। लेकिन वो 5% जो है वो हलाल छोड़ करके कोई चीज खाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मैकडोनाल्ड वाला हलाल सर्टिफिकेट ले रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या कर रहा है, वो आने वाले 95% हिंदू, सिख, जो भी कम्युनिटी है, सबको वो हलाल ही खिला रहा है जी। तो वो जो चीज है, क्योंकि उसे पता है कि बाकी कम्युनिटी कभी मेरे पास आकर के पूछेगी ही नहीं कि वो हलाल दे रहे या हराम दे रहे या क्या दे रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिटी का पूछना चालू है कि भाई ये हलाल है या नहीं है। तो वो 5% के ग्राहकों के लिए 95% कस्टमर्स को हलाल खिला रहा है, जबकि हम कह रहे भारत में संविधान है, सबके लिए इक्वालिटी है, फ्रीडम टू ईट है, आपको आर्टिकल 14 और 15 आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं। अरे भाई यहाँ कहाँ से स्वतंत्रता है? बिल्कुल। आज हमारे जो सिख भाई है तो उनके तो राहत मर्यादा में लिखा गया है कि वो हलाल नहीं खा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हलाल खिलाया जा रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आपको एक पिछला जबलपुर का इंसिडेंट याद होगा, पिछले साल का सावन का मास चल रहा था और एक पंडित जी ने अपना भोजन जो है ज़ोमैटो से मंगवाया, और जब उसे मंगवाया उन्होंने, तो उस समय पे उन्होंने ये कहा कि ये जो खाना है वो लेकर के आने वाला व्यक्ति जो है, डिलीवरी करने वाला जो है, वो मुस्लिम है, तो क्या कृपया आप मुझे और कोई व्यक्ति के पास से भेज सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा जो है वो सावन का मास का एक ये चल रहा है, परहेज चल रहा है इसमें। तो उस पर इतना बड़ा बवाल किया गया कि ज़ोमैटो के ओनर ने लिखा कि फूड इज नॉट रिलीजन, फूड इज रिलीजन ऐसे। तो ये जो है एक ज़ोमैटो के ओनर ने लिखा, लेकिन यही बात एक अंसारी नाम के मुस्लिम ने ज़ोमैटो को कहा कि भाई आप जो मीट डिलीवरी कर रहे हो मेरे पास, वो हलाल है या नहीं मैं कैसे जानूंगा, जिस होटल से आपने लाया हो। तो ज़ोमैटो के ऊपर हलाल का सेक्शन चालू कर दिया गया। तो ये क्या दोहरी नीति नहीं है कि भाई एक जगह पर आप हिंदू जब कह रहा है तो उसको आप, ये आपका धर्म क्या है वो बताने के लिए तैयार है,
और यहाँ पर जब मुस्लिम कह रहा है तो अपने एप्लीकेशन में हलाल का एक पूरा सेक्शन बना रहे हैं। तो इन्हीं बातों से हम समझ ले सकते हैं कि ये माइनॉरिटी होते हुए भी अपने मजहब के प्रति उनकी जो कट्टरता है या हलाल के प्रति जो उनका डिमांड है, इसका परिणाम ये हो चुका है कि आज लगभग भारत की जितनी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप हल्दीराम से लेकर के फिर वो आप विभिन्न चीज़ों में आप देखिए, वेबसाइट्स, अस्पताल, फिर ये फैशन, टूरिज्म भी हलाल हैं जी। mingle.com ये डेटिंग वेबसाइट है और ये डेटिंग वेबसाइट जो है वो भी हलाल सर्टिफाइड है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें प्रश्न फिर ये आ जाएगा ना कि देखिए, हलाल का जैसे आपने 4 रूल्स बताए थे, उसमें आपने बताया है कि जो पशु है उसका मुंह जो है मक्का की तरफ होना चाहिए और उसके जो गले पर जो एक कलमा पढ़ा जाता है या फिर वो उसको स्लॉटर किया जाता है, वो ब्लड वेन्स के थ्रू, नेक के थ्रू, तो वो कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ से ये रूल्स सुनते हुए समझ में आता है कि हलाल बेसिकली जो लोगों का मांसाहारी भोजन होता है उसमें प्रयोग आना चाहिए। करेक्ट। फिर आपकी मैं पुस्तक देख रहा हूँ, ये मैं लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। इसमें लेस का चित्र बना हुआ है, मैकडॉनल्ड्स का भी आई थिंक चित्र बना हुआ है। इसमें कॉस्मेटिक्स हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर्स, फिर दवाइयाँ आपकी, या फिर आपके कपड़े तक इसमें दिखाया गया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो आप पहन रहे हैं या जो आप खा रहे हैं, जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं स्वास्थ्य के लिए अपने, वो तक हलाल सर्टिफाइड हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, जो 4 रूल्स हैं वो इनमें अप्लाई नहीं होते, फिर ये कहाँ से आ गए हैं इस पूरे चक्र में? ये इन चीज़ों को कोई नहीं जानता है कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन जैसे आपने कहा तो मेरे पास कुछ, क्योंकि किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है, तो भारत के बाजार में मिलना, जैसे ये पापड़ है, तो पापड़ तो वेजिटेरियन है, इसके ऊपर FSSAI का सिंबल भी है और यहाँ पर हलाल का सिंबल है। तो इन चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो ये, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि रिलायंस का ये जो ऑर्गेनिक तत्व ब्रांड है, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हलाल का सिंबल प्रिंट है। ये जो चीज़ें हैं कि जैसे ये आप अभी एक उदाहरण के लिए, ये कसूरी मेथी है जी। अब कसूरी मेथी के अंदर तो कोई नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं होता, मतलब इंग्रेडिएंट भी नहीं होगा उसके अंदर, जबकि इसका पूरा जो वैल्यू और सारी चीज़ें यहाँ पर छपी हुई है FSSAI के द्वारा। यहाँ पर FSSAI का सिंबल है, उसके बाजू में हलाल का सिंबल है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, अब कसूरी मेथी में कहाँ से हलाल आ गया? बिल्कुल। लेकिन यही बात है कि इन चीज़ों को धीरे धीरे करके ये जो उसको लेकर के जा रहे हैं और लोगों की जानकारी हो इस दृष्टिकोण से कि ये बारीक सिंबल उनको शायद हो सकता है कि पता नहीं चले, तो ये जो है इस प्रकार से ये हलाल के जो सिंबल है ये इस प्रकार से होते हैं। भारत की जो संस्थाएं हैं तो वो हलाल का सिंबल इस प्रकार से प्रिंट करती है, तो ये मैग्नीफाई की गए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये सिंबल होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें जब हम बाज़ार में जाते हैं तब हमें देखना होगा। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि केरला में बनने वाली बिल्डिंग हलाल सर्टिफाई है, इवन अभी शार्प कंपनी का रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन। अब आप बता ही सकते हैं कि उसके अंदर सुअर का मांस कहाँ होता है? सुअर का किसी का भी नहीं होता, किसी का भी। मेडिसिन में तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उसको देख सकते हैं और पता नहीं उसको फिर। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस शोज कि इसका इस्लाम का और उनके बुक का कोई लेन देन नहीं है, ये सिर्फ एक मोनोपोली है। तो बुलिंग है एक तरीके से। यस, ये एक तरीके का बुलिंग है और उसके आधार पर ये प्रयास किया जा रहा है कि इन चीज़ों के आधार पर हम अपनी एक, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था पैरेलल इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि जब तक ये चीज़ मीट के बारे में थी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आप हर चीज़ में उसे ले। अभी रिसेंटली गोवा के 5 स्टार होटल्स में एक नोटिस भेजा गया कि गोवा के 5 स्टार होटल्स में हलाल क्लीनिंग चालू करनी चाहिए। मैंने कहा भाई ये लोग खुद ही जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं तो इनको हलाल क्लीनिंग चाहिए, मतलब क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एग्जांपल्स दिए हैं कि रेफ्रिजरेटर, करेक्ट, ठीक है, या फिर हलाल क्लीनिंग हो गई, करेक्ट, या फिर आपका फॉर एग्जांपल लिपस्टिक हो गई। हाँ, लिपस्टिक भी छोड़िए, मैं रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेता हूँ जी।
आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो थर्ड पार्टी आपने एग्जाम्पल दिया था, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मुसलमान होने चाहिए, बिकॉज वो 4 रूल उसको फॉलो करने हैं, राइट? मुझे ये बात बताइए कि रेफ्रिजरेटर में क्या रेफ्रिजरेटर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मक्का की साइड मुंह करके बनाया जाएगा या फिर रेफ्रिजरेटर का क्या उसका जो डोर है उस पे छुरी चलानी है जी? मतलब इसका मैं या फिर उस रेफ्रिजरेटर को बनाने वाला मुसलमान होना चाहिए तब वो हलाल माना जाएगा? इसका क्या मैं अभी तक लिंक नहीं जोड़ पा रहा हूँ इन चीज़ों का। देखिए ये बात है कि अब ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर जैसे हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि भाई इन सारी चीज़ों में हलाल कहाँ से आ गया। क्योंकि कई सारी चीज़ें अब कपड़ों के अंदर फैशन, हलाल फैशन लेकर के आए, कहाँ से आ गया। अब पहला मॉल सिंगापुर में खुल चुका है जो हलाल मॉल के नाम से है, तो मॉल भी खुल गया। डिजिटल करेंसी लॉन्च की उन्होंने हलाल कॉइन के नाम से, जैसे स्मार्ट कॉइन, बिटकॉइन है, वैसे हलाल का अब हलाल डिजिटल कॉइन आ गया। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं पर उनके बुक में नहीं होगी ना, क्योंकि मुंबई के अंदर अब हलाल स्टॉक मार्केट चालू कर दिया उन्होंने, तो स्टॉक मार्केट कहाँ पर से लिखा होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसके माध्यम से वो एक मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये मोनोपोली क्रिएट करने का ये है कि जो डिक्टेट हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसके अनुसार आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा। और वो उसके लिए इसीलिए चाहिए कि जब वो सिंबल होगा, अब देखिए मैन्युफैक्चरर को उसके अंदर इस्लाम की कौन सी चीज़ें होती है या नहीं होती है उससे ज़्यादा उसे यह है कि मेरा प्रोडक्ट मुस्लिम के पास बिकना चाहिए, और बिकने के लिए उसके ऊपर हलाल का स्टैंप होना चाहिए। तो स्टैंप होना चाहिए तो वो हर चीज़ के लिए तैयार है। बट फिर ये इतनी भयंकर तरीके से अवेयरनेस उन्होंने पूरी मुसलमान कम्युनिटी के भीतर डाली है बहुत बड़ी मात्रा में। दिस इज काइंड ऑफ शॉकिंग कि ये तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि जैसे आपने सही कहा, बिल्कुल ये तो पैरेलल इकोनॉमी उन्होंने खड़ी कर दी है। और आप ये क्या केवल भारत में है या फिर ये वर्ल्ड वाइड इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और मैं तो कहूँगा कि अमेरिका के अंदर आज कंडीशन ये है कि अमेरिका तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, इसके लिए वो प्रॉफिट मेकिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अमेरिका में कोर्सेज चल रहे हैं कि हलाल ब्रांडिंग कैसे आप करें आपके प्रोडक्ट का, और उसके द्वारा मार्केट को कैसे कैप्चर करें। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए, क्योंकि कोई ये नहीं दिख रहा है कि हलाल के पैसे से क्या किया जा रहा है, हलाल का पैसा किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, वो भी बताइए। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के माध्यम से, अब जैसे आपने ये जब सवाल पूछा तो और एक मुद्दा इसके अंदर मुझे लगता है कि आना चाहिए। अब जैसे केरला में फर्स्ट हलाल का मतलब विश्व का पहला हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है। हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है, और उसका एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? केरला का सुपरस्टार जिसका नाम है पृथ्वी कुमार सुकुमारन। तो हमारा एक एक्टर हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मार्केटिंग कर रहा है। अब उसमें बिल्डिंग में हलाल उन्होंने क्या किया है, तो वहां पर ऊपर उन्होंने 2 स्विमिंग पूल बनाए हैं, क्योंकि इस्लाम में बुर्का अनिवार्य है। तो उनके कहने के अनुसार, वैसे तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसे मना कर दिया है कि इस्लाम का कोई इससे लेन देन नहीं है, लेकिन अब वो मानते हैं कि बुर्का चाहिए। तो उस बुर्के के बाद अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करना चालू कर दिया कि ये बुर्के की कॉन्सेप्ट जब आई है तो उन्होंने कहा कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में किसी भी महिला को दूसरा व्यक्ति या दूसरा आदमी नहीं देख सकता है, तो उसलिए एक स्विमिंग पूल महिला के लिए, एक स्विमिंग पूल पुरुषों के लिए, तो हो गया बिल्डिंग हलाल सर्टिफाइड। तो ये जो चीजें हैं ये नई कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए हैं, और मैं और वो महिला जो है वो हिंदू भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है, या फिर सिर्फ मुसलमान महिलाओं के लिए ही है? वो नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है उन्हीं के लिए है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए उन्होंने जी। और दूसरी बात, जैसे ये मैंने आपसे कहा, तो हमारे मन में जैसे प्रश्न आए हैं वैसे ही विश्व के कुछ मुस्लिम इमाम हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध कैंपेन चालू किया है। जैसे मैं ये पहली बार ही आपको बता रहा हूं कि जापान के इमाम ताज हारगी है, या साउथ अफ्रीका के इमाम शेख बेवली है, तो उन्होंने ये सवाल पूछना चालू किया है कि भाई सुन्नत का अर्थ ये होता है कि जो कुरान के अंदर लिखा गया है, जिस मार्ग पर मोहम्मद पैगंबर चले उसी मार्ग से हमें चलना होगा, उसे सुन्नत कहा जाता है।
और ये करने वाले को सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। तो उनका कहना यह है कि हलाल का बिल्डिंग का उल्लेख या हलाल वेबसाइट का उल्लेख यदि कुरान के अंदर दिया ही नहीं है तो उसे सर्टिफाई करने का अधिकार जमीयत उलेमा हिंद को किसने दे दिया? तो उनका यह कहना है कि जमीयत उलेमा हिंद जो कर रहा है वो अन इस्लामिक है। वो इकोनॉमी के लिए अपनी इस्लामिक कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल तो आप कोई भी चीज में इसके अंदर हलाल का ये लाओगे। तो जो चीजें इस्लाम में नहीं वर्णन है या जिसको लिखा ही नहीं गया है, इनका आपने कौन से आधार पर इनको हलाल सर्टिफिकेट दिया है? अब इस प्रश्न का उत्तर कोई हलाल सर्टिफिकेशन वाला नहीं देता है। दूसरी बात, जैसे जमीयत उलेमा हिंद का हलाल सर्टिफिकेट है, हमारे यहाँ व्यापारियों को लगता है कि जमीयत उलेमा हिंद का हलाल सर्टिफिकेट ले लिया तो हो गया। ऐसा नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद ये सुन्नी देवबंदी मुसलमानों की संगठन है, बिल्कुल, जो उसी से संबंधित उनके जो फिरके हैं वही देश उनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं। ईरान जैसा शिया मुस्लिम कंट्री जो है वो कहता है कि भाई इनका हलाल हमारे से अलग है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है। शिया का हलाल अलग है, सुन्नी का अलग है, देवबंदी का अलग है, बरेलवी का अलग है। तो भाई कितने सर्टिफिकेट ले ले भारत के व्यापारी? और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो एक तरीके से ये जजिया टैक्स लगाया जा रहा है और ये पूरी तरीके से भारत सरकार का, अभी निर्मला सीतारामन जी का इसके बारे में स्टेटमेंट भी आ गया जिसके अंदर उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि फूड लाइसेंस देना ये केवल भारत सरकार का काम है, कोई भी भारत का एनजीओ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। और जब ये कैंपेन आगे बढ़ा तो उस दृष्टिकोण से आज हम उसके अंदर एक तो 2023 में जो हलाल सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट लाइसेंस में अनिवार्य किया गया था तो उसके विरुद्ध हमने पिटीशन किया था जी। उसका सफलता हमें मिला कि मोदी सरकार ने जनवरी 2023 को एक्सपोर्ट लाइसेंस से हलाल सर्टिफिकेशन को हटा दिया। अब योगी सरकार ने उसका आगे का कदम लेकर के जो एफएसएसआई के अंदर मिस ब्रांडिंग का क्लॉज है उसको लेकर के उन्होंने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगा दिया। कई सारे मौलानाओं को अरेस्ट किया। विच मीन्स के उत्तर प्रदेश में बिकने वाला उत्पाद उस पर हलाल सर्टिफाई प्रोडक्ट वो नहीं लगाना कानूनन जुर्म है। और ये उन्होंने पहले ही बता दिया। जैसे कि ये लेस के चिप्स यदि बिक रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहीं पर तो उस पर हलाल अब नहीं होगा। इसलिए ये जब ऑर्डर उन्होंने इनिशियली नवंबर 2023 में निकाला उसमें उन्होंने 20 दिन सारे व्यापारियों को दे दिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दे दिए और उन्होंने हर व्यापारी को, हर मॉल को यही कहा आपको 20 दिन दे रहे हैं, जितनी हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हैं सारी मैन्युफैक्चरर्स को वापस करना है। इसके बाद यदि कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट यदि उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो उसके ऊपर कानूनन जुर्म होगा। और इसके लिए उसके बाद में अभी हाल ही में मुंबई से हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 मौलाना को वो अरेस्ट करके लेके आए कि जिन मौलानाओं ने ये आदेश निकलने के बाद भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया था। तो उनका ये कहना यही है कि भारत में केवल भारत सरकार का सर्टिफिकेशन होगा, कोई प्राइवेट सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन बातों को जब हम देखते हैं तो और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो चीज़ें हैं आज योगी जी ने जो किया है वो हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में किया है, हलाल प्रोडक्ट्स के बारे में किया है। लेकिन हम पूरे विश्व के बारे में देखेंगे तो पूरे विश्व में हलाल के बारे में क्या चल रहा है। तो आज की स्थिति यह है कि जब भी आप किसी मुसलमान से चर्चा करें तो वो तुरंत कह देता है कि नहीं हलाल तो पूरे विश्व में मान्यता है और हलाल इज द सेफेस्ट मेथड है। हलाल जो है सबसे सुरक्षित माध्यम है पशु की हत्या का। अच्छा, अब उसके लिए वो दाखला देता है कि ये विलियम शूल्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने जर्मनी में इस रिसर्च को बताया है। अब विलियम शूल्ज ने ये जो रिसर्च किया था वो 1978 में किया था और हैनोवर यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च हुआ था। अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि हलाल जो है वो सेफ मेथड है, उसका यूज करना चाहिए या उसके द्वारा जो मांस बनता है वो अच्छा होता है। लेकिन वही विलियम शूल्ज साइंटिस्ट 2002 में डिक्लेयर करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी के लैबोरेटरी के अंदर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो लैबोरेटरी ही फॉल्टी था। अच्छा। इसलिए मेरा जो निष्कर्ष है उसको आप अंतिम नहीं माने। अब जब ये बात हो गई तो बहुत स्पष्ट होता है कि 1978 का रिजल्ट को वो 2002 में ठुकरा रहे हैं। अब उसके बाद में यूरोप के अंदर इसके बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा हुई
और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि नहीं, इसकी असलियत हमें क्या है पता होनी चाहिए जी। और इसके लिए उन्होंने एक काम किया कि डॉक्टर क्रेग जॉनसन इस साइंटिस्ट को कहा कि आप इसके बारे में निष्कर्ष निकाल करके बताइए एक्सपेरिमेंट्स करके। डॉक्टर क्रेग जॉनसन ने इसके बारे में बहुत बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च किया, ब्रेन मैपिंग, न्यूरोलॉजी और इन सारी चीज़ों को यूज करके, और उन्होंने ये बताया, उनका निष्कर्ष ये रहा कि हलाल पद्धति से जो पशु को मार दिया जाता है उसका 2.5 मिनट से 10 मिनट तक उसके ब्रेन की सेल्स एक्टिव होती है, जो पेन महसूस करती है, दर्द महसूस करती है, और ये जब पेन महसूस होता है उनके इसमें, तो उनके शरीर में ऑटोमेटिक स्ट्रेस कुछ हार्मोन्स हमारे होते हैं, जैसे डोपामाइन है या अलग अलग जो ये है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिन मीट के अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन्स वाले होते हैं तो वो खाने के लिए उचित नहीं होते हैं जी। ये रिसर्च होने के बाद यूरोप के बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, नेदरलैंड्स में, नॉर्वे में, इटली में 6 देशों में हलाल पर बैन आ गया, हलाल स्लॉटरिंग के ऊपर। आफ्टर दिस रिसर्च अभी 3 महीने पहले यूरोप के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसके बारे में आ गया कि हलाल स्लॉटरिंग इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिसिबल, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी है। जब ये सारा रिसर्च सामने आ चुका है तो हमारे देश में ये जो मीडिया विदेश में क्या हुआ, कौन सा रिसर्च हुआ, तुरंत यहाँ पर बताती है। तो फिर ये जो रिसर्च हुआ, डॉक्टर क्रेग जॉनसन का रिसर्च हुआ, यूरोप के 6 देशों ने हलाल पर बैन लगाया, इसका कोई न्यूज़ आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि लोगों को गुमराह करना और हलाल को प्रमोट करना, ये आज मार्केट बन चुका है, और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो इसको बहुत बड़े मार्केट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आज यदि हम देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी ये लगभग आज़ादी के 75 वर्षों के बाद $4 ट्रिलियन की बन चुकी है, और मोदी जी देख रहे हैं कि ये इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की 2025 तक बने। आज की परिस्थिति ये है, हलाल इकोनॉमी 2013 में चालू हो गई, आज उनका दावा यह है कि ये इकोनॉमी $2.1 ट्रिलियन की बन चुकी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो 10 सालों में यदि एक इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की बनती है तो उसे विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी यदि बढ़ रही है तो उसके बारे में हमें सचेत होना होगा, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी, हमारे यहाँ पर जैसे एक कहा गया है कि धर्म का मूल जो है वो अर्थ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि कोई संगठन या कोई व्यक्ति यदि इतनी बड़ी मात्रा में अर्थ कमा रहा है, धर्मस्य मूलम अर्थः, तो उसका उपयोग क्या होगा, और इसके लिए ये भारत के दृष्टिकोण से सुरक्षा का संबंध है, और इसलिए मैंने जो पुस्तक पर लिखा है कि ये भारत की एक तरीके से हम कहेंगे अटैक ऑन द इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर आक्रमण है। मेरा अगला जो मेरे मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा था वो यही आ रहा था कि देखिए, ये यहाँ से मैं एक बार लोगों को फिर थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी दे दूँ दैट इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, जिसके भीतर क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर यदि आपको उसको बेचना है मुस्लिम समाज को या मुस्लिम देशों में उसको बेचना है, तो आपको एक सर्टिफिकेशन लेना होता है। वो सर्टिफिकेशन जो है प्राइवेट संस्थाएं वो दे रही हैं, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और वो प्राइवेट संस्थाएं हर SKU का, हर प्रोडक्ट का, हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग सर्टिफिकेशन दे रही हैं, और हर सर्टिफिकेशन पर 60,000 रुपये ले रही हैं। अब आप देख लीजिए भारत में कितनी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियों को कितने SKU बेच रही हैं, और कितने SKU जो हैं वो हलाल सर्टिफाइड हो चुके हैं। उससे आप लगा लीजिए कि कितना पैसा ये संस्थाएं कमा रही हैं, जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। और ये कर क्या रही हैं, इसके बाद अगला पॉइंट ये भी आ जाता है कि ये एक समाज विशेष के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट कर रही हैं बाय फोर्स एंड बाय बुलिंग। करेक्ट। और एक जो पैरेलल इकोनॉमी है वो तो खड़ी कर ही रही हैं जी। मेरा प्रश्न ये आ जाएगा कि ये खतरनाक क्यों है, ये जो पैसा जनरेट हो रहा है जी। आपने पैरेलल इकोनॉमी बता दिया, ठीक है, वो इकोनॉमी का ही पार्ट हुआ ना, वो खतरनाक क्यों है जी? देखिए, इसके लिए हमें 2-3 बातों को जानना होगा। एक, जैसे हलाल
इकोनॉमी को या हलाल सर्टिफिकेशन को जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ावा मिलते गया, वैसे वैसे उसके अंदर नए नए रूल्स उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। एक उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि पिछले साल उन्होंने एक नया रूल उसके अंदर इंसर्ट किया कि यदि आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 60,000 रुपया तो देना पड़ेगा, लेकिन उनके द्वारा ट्रेंड किए गए 2 मौलानाओं को आपकी फैक्ट्री में एज अ हलाल इंस्पेक्टर काम पर भी रखना पड़ेगा। अच्छा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इस प्रकार से आप मजहब के नाम पर किसी को काम पर रखने के लिए कह रहे हो। अब वो काइंड ऑफ रिजर्वेशन, हाँ, इट्स काइंड ऑफ रिजर्वेशन। और वो ठीक है, वो मौलाना कहीं से फूड टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ रहेगा या एजुकेटेड होगा। अब वो पढ़ा हुआ है किसी मदरसे से। अब वो मदरसे से पढ़ा हुआ मौलाना वो हलाल इंस्पेक्टर बन गया है। अब उसके आगे उन्होंने तीसरा मुद्दा लाया कि जहां पर भी हलाल का उनका मौलाना हलाल इंस्पेक्टर होगा, उस क्षेत्र में कोई भी स्टाफ हराम चीज लेकर के नहीं आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत में कई सारी चीजें ऐसे हैं, कई सारी कम्युनिटीज ऐसे हैं कि जो पोर्क मीट खाती है, लेकिन वो वहां पर लेकर के नहीं आ सकते हैं। सिंपल चीज कि आज होम्योपैथी मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन को हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन का बेसिक जो होता है वो अल्कोहल या स्पिरिट होता है। तो उसी के अंदर डाइल्यूशन करके वो मेडिसिन बनाई जाती है। तो अब यदि मान लीजिए कि मेरे फैक्ट्री में हलाल इंस्पेक्टर काम कर रहा है, तो मैं उस फैक्ट्री में अपनी होम्योपैथी की मेडिसिन लेकर के नहीं जा सकता हूँ। तो ये कौन सा नियम हो गया भारत में? लेकिन इन नियमों को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। तो ऐसे नियमों को जब भी बढ़ाना चालू करेंगे तो हम इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसके द्वारा उनको करना क्या है। अपनी एक मोनोपोली को क्रिएट करना है। अब वो मौलाना कहेगा कि भाई 24 घंटे हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें नमाज के लिए जगह चाहिए, बिल्कुल तो फिर आपकी फैक्ट्री में एक छोटा सा मज़ार बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगी, तो धीरे धीरे वहाँ पर एक्सपांशन जो है वो चालू हो जाएगा। ये एक खतरे की बात है। दूसरी इसके अंदर खतरे की बात यह है कि आज ये जो संस्थाएं जो हलाल सर्टिफिकेशन दे रही है, ये संस्थाएं उन पैसों के द्वारा भारत में पकड़े गए जो आतंकवादी है उन आतंकवादियों का केस लड़ रही है। और इसमें प्रमुखता से जमीयत उलेमा हिंद ने खुल करके कहा है कि हम इस पैसे का उपयोग आतंकवादी के केस में कर रहे हैं। तो इसमें आप मुंबई के 26/11 के हमले में पकड़ा गया अबू जुंदाल हो, या आप पूना में जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ उसके अंदर पकड़े गए आतंकवादी हो, इस प्रकार से कई सारे आतंकवादियों का केस बड़े बड़े एडवोकेट्स, सलमान खुर्शीद, KTS तुलसी जैसे बड़े बड़े एडवोकेट्स को लेकर के वो लड़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जो हिंदू महासभा के जो प्रमुख थे, उनकी जो हत्या लखनऊ में हुई, तो कमलेश तिवारी जी, तो उनकी जो हत्या हुई, उनकी हत्या करने वालों का केस भी जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। आपने बीच में सुना होगा नुपुर शर्मा के केस के बाद प्रवीण नेत्तारू नाम के एक लड़के की कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पे हत्या हो गई। तो ये जो हत्या हो गई, तो ये हत्या करने के पीछे शुरुआत में आ गया कि उसने नुपुर शर्मा के ट्वीट को रिट्वीट किया था जी, या पोस्ट को रिट्वीट किया था। लेकिन जब NIA का इन्वेस्टिगेशन आ गया तो ये बात सामने आ गई कि उसने हलाल के विरुद्ध कैंपेन चालू किया था और वो कैंपेन चालू करने के कारण उसकी हत्या हो गई। तो आज हम देख रहे हैं कि यदि आप हलाल के विरुद्ध कैंपेन चालू करने से हत्या हो सकती है, तो इससे और क्या हो सकता है। केरला के अंदर एक ईसाई कम्युनिटी के व्यक्ति ने, जब केरला में ओनली हलाल सर्टिफाइड का डिमांड हुआ, तो उसने कहा कि भाई मैं ईसाई कम्युनिटी से हूँ और हमें कोई हलाल में विश्वास नहीं है। तो उसने अपना एक मीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर चालू कर दिया। तो उसका जब हलाल का मीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू हुआ तो उसे पकड़ करके पीटा गया और उसकी मांस से भरी हुई ट्रक को पूरी तरीके से जला दिया गया और ये कहा गया कि केरला में हलाल के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो थ्रेटनिंग चालू हो गया। ये तो जैसे हम कहेंगे कि एक तरीके से गुंडागर्दी हो गई और मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास हुआ। तो केरला में एक महिला ने भी इसी प्रकार से नो हलाल रेस्टोरेंट चालू किए थे कि मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी हलाल फूड नहीं होगा जी। तो उसके साथ भी अभद्रता की गई, ऐसे सोशल मीडिया में भी आया। आई रिमेंबर दिस। तो ये जो चीज़ें हम देखते हैं तो इसमें ये दिखाई देता है कि
धीरे धीरे करके हलाल की मोनोपोली को वो इस दिशा में लेकर के जा रहे हैं कि यदि आप अपोज करोगे तो हम आपकी हत्या भी कर सकते हैं, हम आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे तो इससे हमें समझ में आ सकता है कि हलाल इकोनॉमी की आवश्यकता उनके दृष्टिकोण से कितनी अधिक है। और फिर अल्टीमेटली यह मुद्दा आता है, जमीयत उलेमा हिंद ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया कि 2028 तक हम 1.25 करोड़ मुसलमान युवाओं की एक इस्लामिक आर्मी बनाना चाहते हैं 2028 तक। जी। तो ये प्रश्न मेरे मन में खड़ा हुआ कि 2028 तक आपको 1.25 करोड़ मुसलमानों की आर्मी क्यों बनानी है? भारत की आर्मी है प्रोटेक्शन के लिए, अग्निवीर है प्रोटेक्शन के लिए, आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर, आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। उल्टा आपके आक्रमण से कश्मीर पूरा हिंदुओं से खाली हो गया, आज बंगाल हिंदुओं से खाली होने की परिस्थिति पर आ गया है। तो इतना सब रहते हुए आपको खुद की आर्मी बनाने की आवश्यकता क्या है? तो ये जो कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके वीडियोज अवेलेबल है, ये सारे आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जमीयत उलेमा हिंद की कमांडो ब्रिगेड के, आप न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही है, इसके माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? तो यदि कोई प्राइवेट आर्मी इस देश में बनाने का प्रयास हुआ है, तो आपको कुछ समय पहले याद होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये प्रयास किया था जी, और उनके तो बाकायदा मार्च निकलते थे जी। और ये मार्च के अंदर पूरा यूनिफॉर्म के अंदर वो पूरे केरल के अंदर मार्च निकालते थे, कर्नाटक में भी उन्होंने चालू किया था। हाँ जी। और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो हर एक जगह पर आतंकवाद में उनका हाथ दिखाई देने चालू हो गया, उसके बाद भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया। तो जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपनी आर्मी चालू करने के बाद भारत सरकार को उसे बैन करना पड़ता है, वो जो चाहे वो प्रोफेसर, जो ईसाई प्रोफेसर के हाथ काटने वाली बात हो या अन्य कोई बात हो, तो इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि यदि ये सारी चीज़ें आ रही है तो ये इससे एक खतरा जो है भारत की आने वाली पॉपुलेशन के लिए या भारत के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस पर मैंने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपनी पिटीशन भी दायर की है कि जो संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट दे रही है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको आरटीआई के पर्सपेक्टिव में लाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो हलाल से मिलने वाले पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। सो मेरा इस पूरे मुद्दे को समझने का जो सार निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट और बुलिंग है, जिसके द्वारा व्यापारियों को, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है वो ही खरीदिए, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे अन्य कम्युनिटीज़ हों। दूसरी तरफ उससे जो धन अर्जित किया जा रहा है वो धन जो है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक शो आया था आज से 2-3 वर्ष पहले, OTT पर आया था वो, उस शो का नाम था लॉकअप। करेक्ट। सो उस शो में एक पार्टिसिपेंट थी, उसका नाम था पायल रोहतगी, वो एक एक्ट्रेस रही है बॉलीवुड में। उसने उस लड़की ने एक स्टेटमेंट दी थी इस शो के मध्य में, एक मुस्लिम कैंडिडेट भी था उसमें पार्टिसिपेंट, तो उसको बोला था कि हलाल प्रमोट्स टेररिज्म, ये शब्द बोले गए थे उस एक्ट्रेस के द्वारा। अब मुनव्वर फारूकी था उसके अंदर, हाँ आई थिंक मुनव्वर था, राइट। सो ये जो शब्द बोले गए थे ये तो बिल्कुल साक्षात स्पष्ट रूप से प्रमाणिक तौर पर साध्य होते दिख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों से पैसा ले रही है बाय बुलिंग, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अधिकांश हिंदू ही है, पैसा हिंदुओं का ही अधिक जा रहा होगा और उसका प्रयोग किया जा रहा है आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हलाल प्रमोट्स टेररिज्म। और दूसरी तरफ एक ऐसी मिलिशिया भारत में खड़े करने का प्रयास है जो कि कहीं ना कहीं सिविल वॉर की सिचुएशंस पैदा कर सकती है, राइट। और क्या इसको और एक आपको इसके बारे में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आज आपने जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट देखा CA और NRC का, उस पर भी ये आरोप लगता है कि हलाल इकोनॉमी से ही वो प्रोटेस्ट जो है 3 महीने तक जो चला था। हाँ, उधर वो PFI का ऑफिस था। करेक्ट। फिर उसके बाद में
सिद्दीकुल्ला चौधरी जो जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख है बंगाल के, उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी कि यदि सीए और एनआरसी वापस नहीं लोगे तो तुम्हें हम कलकत्ता के एयरपोर्ट पर उतरने भी नहीं देंगे। अच्छा। तो भारत के गृह मंत्री को धमकाना, जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसने, तो इससे स्पष्ट होता है। तीसरी बात कि इसके बारे में सबसे बड़ा आज कानूनन जो कार्रवाई की गई है वो श्रीलंका के अंदर। अच्छा। आपको याद होगा श्रीलंका के अंदर ईस्टर के बॉम्बिंग्स हुए थे वहां पर, और बहुत सारे चर्च में बॉम्बिंग्स हुए थे, बिल्कुल, जिसके अंदर वो आतंकवादी भी पकड़े गए थे। तो वहां की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो जो आतंकवादी थे उनको फंडिंग जो है वो हलाल इकोनॉमी से हुआ था। इसलिए श्रीलंका के बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है, वहाँ के जो उनके बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स है, उन्होंने डिमांड किया, वहाँ पर एक संगठन है बोडो बाला सेना, इस बोडो बाला सेना ने पूरी श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो हमारे देश में आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला माध्यम है वो बंद होना चाहिए। और श्रीलंकन सरकार ने पूरी श्रीलंका के अंदर हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगा दिया। तो मेरा सवाल तो यही है भाई, श्रीलंका यदि हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट को कौन रोक रहा है? योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया तो एफएसएसआई का एक्ट पूरे देश में लागू है, पूरे देश में हलाल बैन हो सकता है। तो ये जो है कि श्रीलंका ने इस थ्रेट परसेप्शन को देखा और हलाल को बैन कर दिया। ये तो हमारे सामने का उदाहरण है। तो इसी के लिए ये जो खतरा है इस इकोनॉमी का और इकोनॉमी के द्वारा बनाए जाने वाली सारी चीज़ों का, तो ये खतरा तो रहेगा ही हमेशा। जी। सो बेसिकली हम इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ये पूरा सर्टिफिकेशन है उसका प्रयोग भारत के विरुद्ध एक सिविल वॉर जनरेट करने के लिए भी हो सकता है। ये थ्रेट हमें लेकर चलना चाहिए एक तरीके से। जी। जिस तरीके से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए फाइनेंस किया गया या अच्छा, और एनआरसी के विरुद्ध जो है। हाँ, डू यू थिंक जो दिल्ली में दंगे हुए थे शाहीन बाग के समय, वो भी इसी पैसे से फंडेड हो सकते हैं? डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके लिए तो हम कह रहे हैं कि जब जमीयत उलेमा हिंद या ऐसी जो संगठन है कि जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही है, उनका जब अकाउंट आपके सामने आ जाएगा कि उनको कितना पैसा आ रहा है, इतनी बड़ी संस्था है, यदि भारत की सारा पैसा दे रही है तो वो जो पैसा है कितना आया और किस काम से उन्होंने यूज़ किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ये उनका दिल्ली के अंदर एक फंक्शन हुआ था, शायद मुझे लगता है ताल कटोरा स्टेडियम पे, जहाँ पर वो लोकेश मुनि जी ने वहाँ पर विरोध किया था। वहाँ पर यही जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना ने वहीं पर तो कहा था कि भाई ये जो मनु जो है वो यानी राम जो है वो पहले हमारे और फिर मनु जो है, मनु से ये सब प्रारंभ हुआ है और ये सब। तो लोकेश मुनि जी ने उनका विरोध किया था। तो अब जो है ये एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर इन चीज़ों को लेकर के आए हैं। आज जयपुर सीरियल ब्लास्ट के अंदर जो 8 आतंकवादी पकड़े गए थे, तो उनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, 4 लोगों को उम्र कैद की। उन 8 लोगों का केस लड़ने के लिए लगभग 19 एडवोकेट जमीयत उलेमा हिंद ने दिए थे। अच्छा। तो ये जो चीज़ें है उसके अंदर सलमान खुर्शीद से लेकर के केटीएस तुलसी तक का नाम है। तो ये जो चीज़ें हैं कि ऐसी केसेस में जब आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे तो उसका उपयोग क्या होगा, और इसलिए ये थ्रेट परसेप्शन तो रहेगा। और इसी के दृष्टिकोण से हमारा भारत सरकार से ये कहना है कि ये जो प्राइवेट लेवल पर जो सर्टिफिकेशन चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए कि भारत में यदि हम कोई हलाल के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, हलाल यदि किसी को खाना चाहिए तो चाहे भारत सरकार उसके लिए 4 मौलाना को अपॉइंट करे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है हमारे यहाँ पर, और वो सिर्फ इस जो हलाल का क्षेत्र विशेष है उसमें ही होना चाहिए, कपड़ों में ना हो। ये अब मैं एक ये सामने मेरे माइक रखा है, ये हलाल सर्टिफाइड हो तो इसका क्या अर्थ है? राइट, करेक्ट। सो अंत में आई थिंक मेरे मस्तिष्क में जितने प्रश्न थे मैंने आपसे पूछ लिए हैं। मेरा एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि देखिए, ये गवर्नमेंट के स्तर पर तो हमने कह दिया चलो बैन हो जाए, बैन कर देना चाहिए, मुझे भी समझ में आ रहा है। लोगों को क्या करना चाहिए? लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जैसे अमूल कुछ समय पहले हलाल सर्टिफाई था, तो हमने कैंपेन चलाया कि भाई अमूल यदि हलाल सर्टिफाई है तो हम यदि ग्राहक है तो हमें हलाल नहीं चाहिए।
यदि आप केवल हलाल का ऑप्शन दे रहे हो तो हम क्यों हलाल का प्रोडक्ट खाएं? तो इसलिए हमने वहां पर अमूल का विरोध करना चालू किया। इस साल अमूल ने हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो ये हमारी आज भारत में 110 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन है, वो यदि ये कहे कि जिस चीज के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट है वो नहीं लेंगे हम, क्योंकि हलाल से हमसे मतलब नहीं है, तो जिनके लिए चाहिए उनके लिए दे सकते हैं आप जी। तो ये जो चीजें हैं, मैकडोनाल्ड में जाते समय हमें पूछना चाहिए हलाल है क्या, यदि हलाल ही है तो हम क्यों खाएं यहाँ पर, वहां से वापस आना चाहिए हमने। आज स्टारबक्स जैसे है जहां पर हलाल सर्टिफाइड है, या पिज्जा हट है, या KFC है, या बर्गर किंग है, तो ऐसी जगह पर भी हमने बाइकआउट करना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उसे हमें बारीकी से देखना चाहिए कि भाई इसके ऊपर हलाल तो नहीं है, और यदि होगा तो हर कंपनी का वहाँ पर कस्टमर केयर नंबर होता है, तो वो कस्टमर केयर नंबर पर भी ये कॉल कर सकते हैं कि भाई ये जो है हलाल है और हमारे लिए अनुचित है। तीसरी बात, हमारे जो सिख भाई है तो उनकी तो राहत मर्यादा में लिखा है, हर सिख भाई ने इसके बारे में बताना चाहिए कि जहाँ जहाँ हलाल सर्टिफिकेट होगा तो वो हम चीज़ नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे मज़हब के विरुद्ध है ये। और इसके बारे में अंतिमतः जो है कि जो चीज़ योगी जी ने की है, देखिए भारत में कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर राइट्स है, सब कुछ है, तो आपको यदि कहीं पर भी ज़बरदस्ती हलाल खाना खिलाया जाता है, हलाल प्रोडक्ट दिया जाता है, तो हम डेफिनेटली कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट में आपको कोई अधिवक्ता देने की, कोई वकील देने की आवश्यकता नहीं होती है, आप खुद वहाँ पर एप्लीकेशन करके केस लड़ सकते हैं। तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि हलाल के नाम पर हमारे जो स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, रहने की, जीने की स्वतंत्रता है, वो जो संवैधानिक अधिकार है उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आज इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो हमारा खटीक समाज है कि जो मूलतः इस मांस के व्यापार में था, आज मुंबई का यदि उदाहरण बताऊं तो मुंबई में देवनार एरिया में गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्लॉटरिंग हाउस है जहां पर 387 शॉप्स खटीक समाज के थे। आज सिर्फ 2 बचे हुए हैं क्योंकि सब जगह पर हलाल की डिमांड हो गई है। मैकडोनाल्ड यदि हलाल ही लेगा, स्टारबक्स यदि हलाल ही लेगा और हर जगह पर हलाल ही चलेगा तो फिर हिंदू तो सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि हलाल करने वाला मुस्लिम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आज इसके अंदर एट्रोसिटी एक्ट में एक प्रोविजन आ चुका है कि यदि कोई हमारे पिछड़े बंधु के साथ में या दलित बंधु के साथ में यदि इस प्रकार से व्यापार के बारे में भेदभाव करता है देन इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हम ये आह्वान भी कर रहे हैं, हम सोनकर समाज से मिलकर के बैठक भी कर चुके हैं कि भाई आपको जब आपके व्यापार से दूर किया जा रहा है तो आपने इसमें ध्यान रखना होगा। आज हम यदि देखते हैं तो भारत में लगभग 2,40,000 करोड़ का सिर्फ मुर्गी के मीट का व्यापार होता है। तो यदि हम देखेंगे गोवा जैसे राज्य में तो 24-25 हजार करोड़ के अंदर तो उनका इकोनॉमी होता है जी। तो गोवा जैसे 10 राज्य चल सकते हैं, इतने तो हमारे देश में सिर्फ मुर्गी का मीट खाया जाता है। मैं बाकी मीट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी मीट की इकोनॉमी से यदि हम देख रहे हैं कि 10 राज्य गोवा जैसे चल सकते हैं, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को यदि हलाल के नाम पर प्रभावित किया जा रहा है तो उसे रोकना जैसे जनता का अधिकार है, जैसे जनता का कर्तव्य है, वैसे ही सरकार का भी है। तो इस दृष्टिकोण से ये एक पैरेलल और एक दिशा में हम देख रहे हैं कि ये एक आक्रामक दिशा में बढ़ने वाली जो इकोनॉमी है, तो उसे रोकने के लिए हम हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का दायित्व है, क्योंकि इकोनॉमी यदि हमारी चेंज होगी तो निश्चित है कि इकोनॉमी का परिणाम हर जगह पर होगा जी। और इसलिए हमें इस दृष्टिकोण से सजग रहना होगा, सावध रहना होगा, और इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं वहाँ से प्रारंभ करना होगा। मेरा इस पूरे मुद्दे पर जो है वो यही स्पष्ट रूप से मानना है, मैं अभी दर्शकों से बात कर रहा हूँ कि जिस प्रोडक्ट का, जिस सर्टिफिकेशन का प्रयोग आपके देश के विरुद्ध, आपके देश पर प्रहार करने वाले आक्रांताओं को बचाने के लिए हो रहा है, आतंकवादियों को बचाने के लिए हो रहा है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। या फिर आपके देश के विरुद्ध एक प्राइवेट मिलिशिया खड़े करने का यदि प्रयास प्रतीत भी हो रहा है तो उस सर्टिफिकेशन का बहिष्कार होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जब बाज़ार में जाते हैं, अपने घर का सामान लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि नहीं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हलाल का सर्टिफिकेशन है या नहीं।
सो मेरा इस पूरे मुद्दे का निचोड़ यही है। थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर, बिकॉज क्या है कि कई बार विषय जो होते हैं ना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, सो उसमें से हमें एक वैलिड इन्फॉर्मेशन सही अर्थों में जाए लोगों के पास, क्योंकि हमें मैसेजिंग ये देनी है कि ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, जानना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, लोग मुद्दों को जब जैसे ही ये शब्द उनके सामने आएगा उसको वो परे कर देते हैं। सो हमारा जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि हम मुद्दे को जड़ से समझें, चाहे वो हलाल का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो, चाहे जैसे कि लव जिहाद जैसे मुद्दे हों, इनको हम जड़ से समझते हैं। और जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी काम करती है, तो हमारा आपसे निवेदन ये रहेगा कि कभी और समय जब भी होगा हम लोग इस मुद्दे पर भी इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप क्या काम कर रहे हैं, या फिर ये मुद्दा स्टार्ट कहाँ से होता है, भारत में है, वैश्विक स्तर पर है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। थैंक यू। धन्यवाद।